हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा था और हमने स्टार्ट किया था स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। और इसमें आपने पढ़ा था कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की जो स्टेबिलिटी होती है वो डिफरेंट फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। उनमें से जो फर्स्ट फैक्टर था वो था डिसोसिएशन कांस्टेंट। और आपने देखा था डिसोसिएशन कांस्टेंट इज कॉल्ड इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट। तो जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के स्टेबिलिटी थे वो इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। और दूसरा हमने निकाला था स्टेबिलिटी कांस्टेंट, तो वो स्टेबिलिटी कांस्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था और दूसरा इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल थे। यानी किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की स्टेबिलिटी डिसोसिएशन कांस्टेंट और इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट और स्टेबिलिटी कांस्टेंट पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट फैक्टर इज द चार्ज ऑफ द सेंट्रल मेटल आयन। सेकेंड फैक्टर इज द चार्ज ऑफ द सेंट्रल मेटल आयंस। मीन्स किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की जो स्टेबिलिटी होती है वो सेंट्रल मेटल एटम जो होते हैं, सेंट्रल मेटल आयन जो होते हैं, उन पे चार्ज कितनी है उस पे डिपेंड करती है। यानी सेंट्रल मेटल आयन पर जो चार्ज होते हैं मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज of metal ion is directly proportional to the stability। यानी जितने भी चार्ज मेटल आयंस होंगे उनकी चार्ज की जो मैग्नीट्यूड होगी जितनी अधिक होगी उनकी स्टेबिलिटी, उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की स्टेबिलिटी उतनी ही अधिक होगी। नेक्स्ट, जो स्टेबिलिटी ऑफ +2 चार्ज आयंस ऑफ द 3D सीरीज का उसका ऑर्डर ऐसा होता है, ऑर्डर ऑफ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ 3D सीरीज एलिमेंट्स आर। जैसे इसकी जो अरेंजमेंट होती है, मैग्नीज +2 2+, आयरन 2+, कोबाल्ट 2+, निकेल 2+, कॉपर 2+, देन जिंक 2+। इनकी स्टेबिलिटी ऑर्डर है। स्टेबिलिटी ऑर्डर थर्ड पॉइंट्स जिसपे कि किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की स्टेबिलिटी डिपेंड करती है वो है चिलेशन। अब ये चिलेशन क्या होता है इसको पहले हम लोग समझते हैं। यदि कोई हमारे पास लिगेंड्स हो और ऐसे लिगेंड्स हो जिसमें एटलीस्ट 2 डोनर एटम्स होते हैं, तो वह लिगेंड्स जिसमें कि एटलीस्ट 2 डोनर एटम होते हो और वह सेंट्रल एटम के साथ में एक साइकिल का फॉर्मेशन करता हो, तो वैसे लिगेंड्स को जो कि सेंट्रल मेटल एटम के साथ में साइकिल का फॉर्मेशन करता है उसे हम लोग बाईडेंटेट चिलेट लिगेंड्स कहते हैं। यानी चिलेट लिगेंड्स का मतलब वह लिगेंड्स जिसमें एटलीस्ट 2 डोनर एटम्स होते हो और उनमें सेंट्रल एटम के साथ में
यानी उसमें जो दो डोनर एटम्स होते हैं वो ऐसे हो जो कि सेंट्रल एटम के साथ में एक साइकिल का फॉर्मेशन करते हैं, एक रिंग का फॉर्मेशन करते हैं। तो वैसे रिंग की फॉर्मेशन करने वाले जो बाइडेंटेड लिगेंड्स हैं उसे ही हम लोग बाइडेंटेड चीलेट लिगेंड्स कहते हैं। और इसमें जो हमारा सेंट्रल मेटल एटम के साथ में जो साइक्लिक कंपाउंड्स बना तो वो चीलेट लिगेंड्स हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर यदि कोई लिगेंड्स ऐसे हो जो कि बाइडेंटेड हो और दूसरा लिगेंड्स भी बाइडेंटेड हो लेकिन एक साइक्लिक एक रिंग का फॉर्मेशन करता है और एक रिंग का फॉर्मेशन नहीं करता है, तो जो रिंग की फॉर्मेशन करता है जिसमें कि चीलेट ये लिगेंड्स होते हैं उनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। यानी यहाँ पर लिगेंड्स चीलेशन के पर भी डिपेंड करता है। यानी चीलेट लिगेंड्स जो होते हैं, चीलेट लिगेंड्स coordination compounds having chelate ligands is more stable in the respect of coordination compounds having no chelate ligands. No chelate ligands. जिसमें चिलेट लिगेंड्स नहीं होते हैं, चिलेट लिगेंड्स का मतलब समझ में आए, वह लिगेंड्स जो जिसमें कि एटलीस्ट दो डोनर एटम्स होते हैं और वो साइक्लिक यानी एक साइकिल का फॉर्मेशन करते हैं सेंट्रल एटम के साथ में, तो ऐसे लिगेंड को चिलेट लिगेंड्स कहते हैं। और उस कंपाउंड की जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की जो प्रॉपर्टी होती है उसे ही चिलेशन कहते हैं, जिससे और इसी चिलेशन के कारण इनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। तो फर्स्ट जो चिलेट लिगेंड्स होती हैं उसके कारण उनकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। दूसरी बात, ये जो चिलेट लिगेंड्स हो गया तो इसमें क्या होते हैं कि रिंग का साइज जितना बड़ा होता है उनका, अब जैसे मान लीजिए हमारे पास दो कंपाउंड्स हो गए, दोनों चिलेट कंपाउंड्स हैं, ठीक है, दोनों कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है, दोनों भी चिलेशन। जैसे मान लिया यहाँ हमारे पास एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ए, और दूसरे हमारे पास है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बी, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बी, दो कंपाउंड है और इसमें भी चिलेशन है और इसमें भी चिलेशन है। यानी कि दोनों में ही ऐसे लिगेंड्स हैं जो कि सेंट्रल मेटल एटम के साथ में रिंग का फॉर्मेशन किए हैं, एक साइकिल का फॉर्मेशन किए हैं। तो अब इसमें क्या होता है कि यदि स्मॉल रिंग हो, स्मॉल रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है तो उनकी स्टेबिलिटी कम होती है बिग रिंग के रिस्पेक्ट में, ऐसा। तो इनकी ये स्टेबिलिटी और दोनों में चिलेशन है, ऐसा। दूसरा, अब ये तो हो गए रिंग साइज के ऊपर डिपेंड किया, लेकिन जो चिलेट हमारे पास जो चिलेट लिगेंड्स हैं, ठीक है, उसमें उसकी साइज यदि बड़ी हो जाए, साइज बड़ी का मतलब उसमें क्या होता है, मोर अस्टेरिक कोई ऐसे मॉलिक्यूल्स हो जिनका साइज वैंडरवाल फोर्स ज्यादा है, वैंडरवाल फोर्स ऑफ रिपल्सन, जिसके कारण उनकी स्टेबिलिटी फिर घट जाएगी। यदि बिगर साइज हो जाए तो बिगर साइकिल बना रहे हैं तो उनकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, लेकिन चिलेट रिंग में ही कोई ऐसे ग्रुप प्रेजेंट हो जो मोर बल्की हो तो उनकी स्टेबिलिटी फिर घट जाती है। जैसे नेक्स्ट अब इसको हम लोग ऐसा देख सकते हैं, next if the chelate rings, if the chelate rings chelate ligands having more bulky group then stability of the coordination compound, stability of the coordination compound decreases।
तो ये हम लोगों ने देखा कि यदि किसी कंपाउंड्स में, किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में चिलेशन है और किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में चिलेशन नहीं है, लेकिन उनका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो सेम है, फिर भी वह कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिसमें चिलेशन है वह ज़्यादा स्टेबल होता है उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में कि जिसमें चिलेशन नहीं होता है। नेक्स्ट देखा गया कि यदि कोई दो हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं और दोनों में ही चिलेशन है, तो हमें ये देखना है कि रिंग का साइज किस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में बड़ा है। जिसमें बड़ा होगा उसकी स्टेबिलिटी उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के रिस्पेक्ट में जिसमें स्मॉल रिंग का फॉर्मेशन हुआ है उसके रिस्पेक्ट में बड़े रिंग वाले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। यदि दोनों ही कंपाउंड में सेम रिंग बना है, रिंग की साइज सेम है, लेकिन एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में ज्यादा बल्की ग्रुप प्रेजेंट है, दूसरे कंपाउंड में बल्की ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, तो वह कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जिसमें ज्यादा बल्की ग्रुप प्रेजेंट होते हैं उनकी स्टेबिलिटी घट जाती है। तो यहाँ पर क्या हो गया, रिंग साइज भी सेम हो गया, चिलेशन भी दोनों में है, रिंग साइज भी सेम है। तो इस सिचुएशन में कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, इसको डिटरमाइन करने के लिए हमें यही देखना होगा कि किस में जो लिगेंड्स है उनका साइड लिगेंड में क्या कुछ ऐसा ग्रुप प्रेजेंट है जो कि बल्की है। यदि बल्की है तो उनकी स्टेबिलिटी घट जाएगी, यदि बल्की नहीं है तो उनकी स्टेबिलिटी नहीं घटेगी। तो ये था हमारा स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। Next topic is organometallic compounds. Organometallic compounds, तो हेडिंग डालिए organometallic compounds। organometallic compounds organometallic compounds are those compounds in which metal is directly attached with the carbon atom। यानी वे सारे कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिसमें मेटल डायरेक्टली कार्बन से अटैच्ड होते हैं, वो सारे कंपाउंड्स ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। जैसे तो इसके मेन इसमें हो गया पार्ट हो गया इसका, यानी ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स हैविंग मेटल कार्बन बॉन्ड्स जिसमें मेटल कार्बन बॉन्ड्स होते हो वो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। अब ये जैसे मेटल कार्बन बॉन्ड्स, ऐसा मेटल कार्बन बॉन्ड्स, तो ये जो मेटल है इसके जगह पर हम लोग बोरोन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, बिस्मथ ये सभी हम लोग यूज कर सकते हैं। इसके जगह पर यह भी हो सकते हैं, बोरोन हो, सिलिकॉन हो, आर्सेनिक हो, बिस्मथ हो, ठीक है। तो ये भी ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स में ही काउंट किए जाते हैं, तो ये आप याद रखेंगे। जैसे आप देखिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इसके एग्जांपल्स फर्स्ट एग्जांपल ग्रिग्नार्ड reagent is an also example of organometallic compounds। क्यों? क्योंकि ये जो ग्रिग्नार्ड reagent होते हैं वो अल्काइल, मैग्नीशियम और ये हेलाइड होते हैं। अल्काइल मीन्स कोई भी अल्काइल ग्रुप ले लीजिए, इथाइल, मिथाइल, प्रोपाइल कुछ भी ले लीजिए, आइसोप्रोपाइल ले लीजिए, साइक्लोहेक्साइल ले लीजिए। जैसे इसके एग्जांपल्स जैसे CH3, MgCl ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। नेक्स्ट देखिए ऐसा MgCl
यहाँ भी ग्रिगनाइड रिएजेंट है। इसमें देखिए ये जो मैग्नीशियम है वो डायरेक्ट इस कार्बन से अटैच्ड है, यहाँ भी मैग्नीशियम मेटल है, इस कार्बन से अटैच्ड है। तो ये दोनों ही ग्रिगनाइड रिएजेंट के एग्जाम्पल है। इसको शॉर्ट में GR भी लिखा जाता है। दोनों ही ग्रिगनाइड रिएजेंट हैं। यानी इस ग्रिगनाइड रिएजेंट में जो मेटल होते हैं मैग्नीशियम, वह डायरेक्टली कार्बन एटम से अटैच्ड होता है। इसलिए ऐसा कह सकते हैं ग्रिगनाइड रिएजेंट्स आर द एग्जांपल्स ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। तो इस तरह हम लोगों ने देखा कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। नेक्स्ट, ये जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। There are two types of organometallic compounds. Two types of organometallic compounds. ये दो टाइप के ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स होते हैं। फर्स्ट वन इज सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स। फर्स्ट सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स। और अदर इज, एक हो गए सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स और अदर इज पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स। ये दो तरह के ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स होते हैं। जैसे इन सभी का एग्जाम्पल्स हम लोग देखते हैं। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल इथाइल लिथियम। इथाइल लिथियम, देखिए इथाइल लिथियम, इथाइल क्या हो गया C2H5, लिथियम इससे एलाई अटैच्ड है। एलाई क्या है मेटल, इससे डायरेक्टली अटैच्ड है। तो ये जो मेटल और कार्बन के बीच में, देखिए इसको स्ट्रक्चर में आप इस तरह से दिखा सकते हैं, ये ऐसा है और यहाँ लिथियम है। तो आप देखिए ये जो मेटल है और ये कार्बन है, इन दोनों के बीच में ये सिंगल बॉन्ड है और सिंगल बॉन्ड हमेशा क्या होता है सिग्मा होता है। तो इसे हम लोग सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स कहेंगे। दूसरा नेक्स्ट डाई इथाइल जिंक। डाई सेकंड एग्जांपल डाई इथाइल जिंक। ऐसा ये डाइथाइल जिंक क्या हो गया C2H5 फोल्ड ट्वाइस Zn। यहाँ भी सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है। वो कैसे, देखिए ये इसको आप इस तरह दिखा सकते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड C, इसको मैं इस तरह दिखा रहा हूँ। यहाँ Zn है, यहाँ CHC यहाँ भी देखिए ये जो जिंक है वो डायरेक्टली कार्बन से अटैच्ड है और ये जिस बॉन्ड से अटैच्ड है वो क्या है सिग्मा बॉन्ड है। तो यह भी क्या है सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। नेक्स्ट देखिए बेरिलियम। नेक्स्ट ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स डाई मिथाइल। देखिए
नेक्स्ट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड डाईमिथाइल BeCH3 होल ट्वाइस, बेरिलियम डाईमिथाइल। अब यहाँ से देखिए इसको, इसका जो स्ट्रक्चर होता है इसका पॉलीमेरी का स्ट्रक्चर होता है, पॉलीमेरी का स्ट्रक्चर। और यह भी सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स है। कैसे वो देखिए, ये बेरिलियम है, ठीक है, एक इधर होंगे CH3, एक इधर होंगे CH3, एक यहाँ दूसरा बेरिलियम होगा, इसका यहाँ CH3 और इसका फिर यहाँ CH3 होंगे, फिर दूसरे बेरिलियम होंगे, उसका यहाँ CH3 होंगे इस तरह से, और ये ऐसे होंगे, ये ऐसे होंगे अटैच्ड होंगे, ये ऐसे अटैच्ड होंगे, ये ऐसे अटैच्ड होंगे। तो देखिए ये सभी के सभी पॉलीमराइज्ड हैं, ये ढेर सारे। तो इस तरह से आप देखिए यहाँ जो बेरिलियम भी हमने एग्जाम्पल में लिखा था, तो बेरिलियम और इस कार्बन के बीच में कौन से सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ भी क्या सिग्मा बॉन्ड है, सारे सिग्मा बॉन्ड है। यानी BeCH3 होल ट्वाइस ये एक सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के एग्जाम्पल्स हैं। इस तरह से हम लोग दिखा सकते हैं। नेक्स्ट एल्युमिनियम ट्राई मिथाइल। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज एल्युमिनियम ट्राई मिथाइल। एल्युमिनियम ट्राई मिथाइल, यह भी सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स का एग्जांपल है। जैसे देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं शॉर्ट में Al और C2 मिथाइल है तो CH3, ठीक है, CH3 और होल थ्राइस ट्राइमिथाइल है। तो एल्युमिनियम ट्राइमिथाइल, देखिए ये एल्युमिनियम होगा, इस तरह से इसको दिखा सकते हैं, CH3 यहाँ CH3, एक यहाँ CH3, ठीक है, और दूसरा ये एल्युमिनियम होगा यहाँ, तो दूसरा यहाँ CH3, यहाँ CH3 और एक यहाँ CH3, तो ये इससे बॉन्ड बनाए, ये इससे बॉन्ड बनाए, ठीक है, ये कार्बन के साथ है, यहाँ हाइड्रोजन इसके साथ अटैच्ड है, ठीक है, इसको ऐसे दिखा सकते हैं, ठीक है, इसके साथ, तो इस तरह से ये अटैच्ड है। तो यहाँ से अब देखिए ये भी सिग्मा बॉन्ड है, ये सारे सिग्मा बॉन्ड है, और ये क्या है, डाइमेराइज है, डाइमेराइज है, ठीक है। यानी ये पॉलीमेरिक का स्ट्रक्चर इनका नहीं होता है, डाइमेरिक का स्ट्रक्चर इनका होता है। ये डाइमेराइज होते हैं, दो मॉलिक्यूल्स इसके आपस में बॉन्डेड होते हैं, और इसमें इस तरह से जो बॉन्ड होते हैं ये ब्रिज एटम्स कहलाते हैं। ये ब्रिज एटम है, ब्रिज एटम है, तो ये ब्रिज एटम है, और ये नॉन ब्रिज जो इस तरह के होंगे वो नॉन ब्रिज एटम कहलाएंगे, ठीक है। तो इसमें नॉन ब्रिज एटम जो है 1 2 3 4 है, 4 CH3 है, 2 जो कार्बन एटम्स हैं वो वह ब्रिज के जैसे काम करते हैं। तो ये थे आपके सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। नेक्स्ट एग्जांपल्स आर द पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स इस तरह के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स होते हैं जिसमें सेंट्रल मेटल एटम पाई बॉन्ड के साथ अटैच्ड होता है। जैसे देखिए नेक्स्ट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड इज पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक्स कंपाउंड्स की एग्जांपल्स देखिए।
ऐसा। ऐसा देखिए, अब प्लेटिनम मेटल है, इसको इस सॉल्ट के नाम से जानते हैं, जैसिस सॉल्ट। इसके यूपेक नेम लिखने के लिए मैंने आपको बताया है, ये यहाँ पर ये ऐसे होंगे, इसको यदि एक ऐसे कंपाउंड है, यहाँ पोटेशियम है, तो नाम लिखने के लिए हमने आपको पाई बॉन्डेड और ये लिगेंड हो तो उसका नेमिंग करने के लिए मैंने आपको सिखाया है। किसके हो जाएंगे, पोटेशियम, प्लैटिनम, यहाँ से ये होंगे पोटेशियम, प्लैटिनम। अब देखिए यहाँ ये Cl है तो इसको इस तरह लिख सकते हैं K, इस तरह से Pt, ठीक है, 1 2 3 Cl है तो ये Cl3, ठीक है, 1 2 3 हो गए यहाँ से, तो प्लैटिनम Cl3, ठीक है, यहाँ Cl3। और इसका देखिए इसमें डेंटिसिटी 1 और 1 2 है तो यहाँ हो जाएंगे eta2, ठीक है, और ये C2H4, C2H4 ऐसे, ठीक है, C2H4। और इसके बाद इसके इस तरह से आप दिखा सकते हैं। नेक्स्ट ये सिग्मा बॉन्डेड, ये पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के ये एग्जांपल्स हो गए। और भी इसके ढेर सारे एग्जांपल्स होते हैं, जैसे फेरोसिन, फेरोसिन अदर एग्जांपल इज फेरोसिन, ये फर्स्ट एग्जांपल हो गया। सेकंड एग्जांपल इज फेरोसिन, फेरोसिन। अब ये फेरोसिन की स्ट्रक्चर इस तरह से आप दिखा सकते हैं, ऐसे, ऐसे, इस तरह से, और यहाँ आयरन होगी एक, ऐसा। इसको हम लोग क्या कहते हैं, फेरोसिन, ये फेरोसिन है। और इसको इस तरह से भी दिखा सकते हैं आप लोग, इस तरह से सेंटर हो गई है ऐसे। फिर इसके सेंटर से ये सभी अटैच्ड होंगे ऐसे, ठीक है, फिर यहाँ से भी अटैच्ड होंगे, ये सभी से ये अटैच्ड होंगे, सेंटर से सारे कुछ अटैच्ड, ये भी अटैच्ड होगा, और इसका नाम है फेरोसिन। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। नेक्स्ट डाइबेंजीन क्रोमियम, डाइबेंजीन क्रोमियम, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ से डाइबेंजीन क्रोमियम, डाइबेंजीन क्रोमियम, ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स है पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स क्या होता है और ये कितने टाइप का होता है। तो इस दो तरह के होते हैं, सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स एंड पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स का एग्जांपल ये है और सिग्मा बॉन्डेड को हम लोगों ने देखा। इस ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में इतने ही पढ़ने हैं हम लोगों को, और ज़्यादा इसमें हमारे सिलेबस में दिए हुए नहीं है। तो इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में ये यहाँ तक हम लोगों ने फिनिश किया। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर्स में आपका स्टार्ट करेंगे, जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें मैं स्टार्ट करूँगा ये एक्सट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट्स से।
तो ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही। ओके, थैंक्स टू ऑल।